तो हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग पढ़ लिए थे 2 वीडियो में। ठीक है, और वहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। कहाँ तक? यानी कि उत्तल के जितने भी थे और अवतल के जितने भी थे 3 पार्ट, उसको कंप्लीट कर लिए थे। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। ठीक है, आज की क्लास जो होगी पार्ट 3 होगी और इससे आगे की क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बतलाते हैं कि पार्ट 3 की क्लास होने से पहले आप लोग अगर फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक, कोई चार्ज नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पीछे वाले वीडियो देख चुके होंगे। अगर जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल से पीछे वाला जो वीडियो हम पढ़ा दिए हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन जो है उसको बढ़िया से बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है। इसके बाद अब बारी है प्रकाश के अपवर्तन, जो कि 2 क्लास पीछे में हो गया है और आगे की क्लास का है जारी रहेगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक को। ठीक है, तो टॉपिक हमारा आज बोले थे कि आज पढ़ेंगे हम लोग वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र को पढ़ना है। ठीक, इससे पहले आप लोग को फिर एक बार रिकॉल कराते हैं। ठीक है, कि पीछे वाला हम ये सारी चीज़ें पढ़ लिए थे। प्रकाश का अपवर्तनांक क्या है, इसके बाद सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, इसके बाद जो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है तो क्या होता है, इसके बाद प्रकाश की चाल किस किस माध्यम में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बतला दिए थे। इसके बाद अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, वो नियम पहला कौन होता है, दूसरा कौन होता है। इसके बाद अपवर्तनांक निकालना सिखा दिए थे कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा में उस माध्यम में प्रकाश की चाल। इसके बाद तरंगदैर्घ्य बताए थे, और जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका विचलन क्या है, सबसे कम, और जिसका विचलन अधिक उसका तरंगदैर्घ्य कम, ये भी आपको बता दिए थे। ये यानी इसके बाद प्रकाश के अपवर्तन से कौन कौन सी घटना होती है, पेंसिल का टेढ़ा हो जाना, और मछली अपने वास्तविक आकार से ऊपर दिखाई देना। ठीक है, ये सारे हम लोग पढ़ लिए थे पीछे वाली क्लास में। ठीक है, जो 2 क्लास हुआ है पीछे में पार्ट 1 पार्ट 2, उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ताल देखे थे, ताल को ही लेंस कहते हैं। लेंस 2 परावर्तक सतहों से मिलकर घिरा होता है, और उत्तल का मतलब 2 उठा हुआ पार्ट होता है, उसको उत्तल कहते हैं, जो कि बीच में मोटा होता है और किनारे में पतला होता है। अवतल में क्या होता है कि जो किनारे में चौड़ा होता है और बीच में पतला, उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल के 3 पार्ट, उभयोत्तल, उत्तलावतल, समतलावतल। इसके बाद अवतल के भी उभयावतल हो गया। इसके बाद समतलावतल हो गया, उत्तलावतल हो गया। यानी कि 3 पार्ट दोनों को हम लोग अच्छे तरह से पढ़ लिए थे। अब सारी लेंस इसके बारे में भी पढ़ लिए थे। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से सब चीज़ को पढ़ चुके होंगे। ठीक है, और आज बारी है पार्ट 3 की, यानी कि पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र के बारे में। पीछे वाले वीडियो आप लोग देखे होंगे तो उसमें चर्चा भी किए थे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, कि वक्रता केंद्र कोई भी लेंस अगर आ जाएगा, दर्पण में वक्रता केंद्र 1 होता है, लेकिन लेंस जैसे ही आ जाएगा उसमें वक्रता केंद्र 2 होता है। काहे 2 होता है, आइए उसको समझते हैं। अब आज की क्लास होता है आज अभी से कंटिन्यू। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले इस फिगर को ना देखिए, हम फिगर बना रहे हैं उसको देखिए। मान लेते हैं कि ये हम बना दिए, एक क्या बना दिए, तो आप लोग को ये कि एक बना दिए वृत्त या सर्कल इसको कहते हैं। ठीक है, और फिर एक सटाकर इसके अंदर वृत्त बना दिए। तो वृत्त जब 2 बनाए तो हम बोले ना कि जो उत्तल लेंस होगा, 2 परावर्तक, उत्तल हो चाहे अवतल, 2 परावर्तक सतहों से घिर कर बना होता है। यानी कि 2 गोलाकार सतहों से हम कह सकते हैं कि घिर कर बना होता है। तो देखिए, यहाँ से इसको काटेंगे और यहाँ से इसको काटेंगे। जब काट के इसको निकालेंगे तो हमारा शेप इस प्रकार होगा। हमारा शेप कैसा होगा, इस प्रकार होगा। तो ये जो शेप निकल कर आया, ये उत्तल लेंस का शेप है। क्योंकि उत्तल लेंस का परिभाषा हम लोग क्या पढ़े हैं कि किनारे की अपेक्षा बीच में चौड़ा होता है। देखिए, ये किनारा है ना, ये है किनारा। कलर चेंज कर दे रहे हैं, कलर चेंज करके दिखा दे रहे हैं। ये देखिए है किनारा, ये है किनारा, और इसका ये है किनारा। लेकिन बीच का पार्ट जो है, देखिए बीच का पार्ट चौड़ा है। तो हम परिभाषा याद किए हैं उत्तल लेंस का कि वैसा लेंस जिसका किनारे की अपेक्षा बीच में चौड़ा हो वो उत्तल लेंस कहलाता है, और जिसका बीच की अपेक्षा किनारे में चौड़ा हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। यानी कि ये हुआ उत्तल लेंस। उसी तरह अवतल लेंस को भी देखेंगे, उसी तरह अवतल लेंस को देखेंगे। चलिए देखिए, ये हो गया क्या, एक सर्कल, और ये एक सर्कल हो गया। और इसको अब मिलाइए, अब इसको मिलाइएगा, तो अब मिलाइएगा तो इस तरह का शेप बना। लेकिन इसको हम काटेंगे और काट के निकालेंगे तो देखिए हम लोग को इस तरह शेप निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आप लोग कहिएगा कि निकलेगा। ठीक है, इतना चीज़ समझ गए। देखिए इस बीच में
बीच में क्या है, पतला है, लेकिन किनारे में क्या है, चौड़ा है, किनारे में क्या है, चौड़ा है। तो यहीं से पतला और चौड़ा का कॉन्सेप्ट आता है और यहीं से हम लोग सीख लेते हैं कि उत्तल लेंस में क्या होता है और अवतल लेंस में। लेकिन अभी बारी है वक्रता केंद्र सीखने की। अभी बारी किसकी है बाबू, तो वक्रता केंद्र सीखने की। तो आइए वक्रता केंद्र पर चर्चा करते हैं। देखिए वक्रता केंद्र इसमें बोले थे पीछे वाले क्लास में कि वक्रता केंद्र इसमें 2 होता है। 2 कैसे होता है इसको समझिए। देखिए 2 इसलिए होता है कि इसका केंद्र जो का है वृत्त कितने वृत्तों से मिलकर बना है, 2 वृत्तों से मिलकर बना है। तो 2 वृत्तों से मिलकर बना है तो कहीं ना कहीं 2 को केंद्र तो होना चाहिए, कैसे कि वृत्त में केंद्र होता ही होता है, बिना केंद्र के वृत्त होगा नहीं। तो इसीलिए इसमें होता है जो लेंस जैसे ही पढ़ेंगे वो क्या होता है कि 2 इसमें केंद्र हो जाता है। तो कोई भी लेंस पढ़ेंगे, चाहे हम उत्तल पढ़ें चाहे अवतल पढ़ें, इसमें केंद्र 2 होता ही होता है। तो आप लोग उम्मीद है समझ चुके होंगे कि कहाँ है 2 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 के वृत्त से मिलकर ये बना होता है आकृति, इसीलिए इसमें 2 केंद्र होता है। एक केंद्र को C1 कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं, C2 कहते हैं। तो यही बताए हैं। यहाँ पर देखिए अवतल का फिगर है, ये देखिए यहाँ पर उत्तल का फिगर है, ठीक है, और C1 C2 है। और इसके केंद्र को हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसका परिभाषा क्या कहता है, इसकी परिभाषा को समझिए। कह रहा है कि लेंस जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जिस गोले का भाग हो उसमें कहीं ना कहीं केंद्र होगा। मान लेते हैं कि कोई गोला हो उसमें कोई ना कोई केंद्र होगा, उसी केंद्र को वक्रता केंद्र के नाम से हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं। उम्मीद है आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से समझ चुके होंगे, क्योंकि देखिए ये बार बार आएगा C1 C2 और बार बार आएगा फोकस। लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूज नहीं होना है, बढ़िया से समझ लीजिए। अभी ही बढ़िया से समझ लीजिए कि 2 केंद्र हमेशा होगा, ठीक है, 2 केंद्र होगा। और जब 2 केंद्र होगा तो कोई भी दर्पण में केंद्र के साथ फोकस होता है, तो उसी तरह 2 केंद्र होगा तो 2 फोकस भी होगा, 2 केंद्र होगा तो 2 फोकस भी होगा। अगर फोकस की आगे चर्चा करेंगे जब फोकस आएगा तब। अभी केंद्र का चर्चा किया है, केंद्र को समझिए, ठीक है। इसके केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक में प्रकाशिक केंद्र भी आता है। प्रकाशिक केंद्र यानी कि ये दर्पण को 2 बराबर भागों में जहाँ बांटेगा ना उसी को प्रकाशिक बिंदु कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये जिसे 2 बराबर भागों में बट रहा है, मान लेते हैं कि ये कौन सा, तो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस को देखिए यहाँ पर बांट रहा है, बीचों बीच बांट रहा है। और जो प्रधान अक्ष जहाँ काटेगा वहीं प्रकाशिक केंद्र, जिसको O से सूचित करते हैं, वो आएगा। जैसे में दर्पण में ध्रुव हो रहा था ना, जिसको पोल कहते थे, उसमें इस लेंस में प्रकाशिक केंद्र होता है, ठीक है। लेंस में क्या होता है बाबू, प्रकाशिक केंद्र, और दर्पण में क्या होता है, ध्रुव होता है। इस चीज़ों को, इस बातों को अच्छे तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके केंद्र हो गया ये वाला C1 C2 दर्पण लेंस में केंद्र हो गया। लेकिन लेंस में प्रकाशिक केंद्र की बात किया जाए तो वो होगा, जिसको O से सूचित करते हैं। जिस तरह के दर्पण में ध्रुव होता है उस तरह से लेंस में प्रकाशिक केंद्र होता है। दर्पण में क्या हम लोग सीखे थे कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, और लेंस में हम लोग जब चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि सभी दूरियां किससे मापी जाती हैं, तो सभी दूरियां मापी जाती है प्रकाशिक केंद्र से, यानी कि O से मापी जाती है, ठीक है। इसको O से सूचित करते हैं। तो जब भी लेंस बनाएंगे ये बीच में O बनाएंगे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ पॉइंटों को देख लेते हैं। पॉइंट का कह रहा है कि जब दो गोले का आकार बराबर होंगे तो दोनों वक्रता त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी, तथा गोले का आकार अलग अलग हो रहने पर वक्रता त्रिज्या बराबर नहीं होगी। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लेते हैं, कह रहा है कि 2 गोले आपस में बराबर होगा तो वक्रता त्रिज्या बराबर होगी। देखिए मान लेते हैं कि ये गोला है और एक ये गोला है। ये कार्य देख रहे हैं कि दोनों गोला आपस में बराबर है। तो जब दोनों गोला आपस में बराबर होगा तो इसका वक्रता त्रिज्या, तो केंद्र से दोनों की दूरी समान होगी। केंद्र से प्रकाशिक केंद्र के जरिए दोनों की दूरी समान होगी। तो दोनों की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी वो है यहीं से यहाँ तक की दूरी होगी। तो वही कह रहा है कि जब दोनों वृत्त समान होगा तो इसका वक्रता त्रिज्या का होगा, समान होगा। स्वाभाविक बात है कि जब वृत्त समान होगा तो वक्रता त्रिज्या समान होगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर वृत्त समान नहीं होगी, अलग अलग होगी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, देखिए ये यहाँ पर बता रहे हैं आपको, यहाँ पर बता रहे हैं फिगर के माध्यम से। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर बड़ा एक वृत्त बनाए, बड़ा वृत्त बना दिए, ठीक है, एक बड़ा वृत्त बना दिए। कैसे बाबू, बड़ा वृत्त बना दिए। और दूसरा क्या किए कि दूसरा एक छोटा वृत्त बना रहे। देखिए यहाँ पर छोटा वृत्त बना रहे, छोटा वृत्त बना रहे। तो छोटा वृत्त बना रहे हैं तो इसका केंद्र यहाँ पर होगा और इसका केंद्र यहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ दोनों के बीच की दूरी घट गया। काहे घट गया कि छोटा वृत्त है तो छोटा वृत्त है तो इसका क्या होगा, छोटा केंद्र होगा। छोटा वृत्त है तो इसका छोटा केंद्र होगा कि नहीं होगा।
छोटा वृत्त है तो इसका छोटा केंद्र होगा, ठीक है, और ये बड़ा वृत्त है तो इसका बड़ा केंद्र होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब दो समान आकृति के वृत्त होंगे तो उनकी वक्रता त्रिज्या समान होगी, लेकिन दो अलग अलग आकृति की होगी तो वक्रता त्रिज्या अलग अलग होगी। देखिए पहला कंडीशन में हम कह सकते हैं कि क्या, पहला कंडीशन में दोनों समान होगा, दूसरा कंडीशन बनेगा कि एगो बड़ा होगा एगो छोटा होगा, और तीसरा कंडीशन एगो और बन सकता है कि एगो छोटा होगा और दूसरा क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि 3 कंडीशन इसमें बनता है। पहला होगा का, पहला होगा दोनों बराबर, दूसरा होगा एगो बड़ा एक छोटा, और तीसरा होगा एक छोटा एक बड़ा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको इससे भी हम सूचित करते हैं, जैसे R1 R2 लिखे हैं तो उसी तरह इसका त्रिज्या R, इसका त्रिज्या यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, इसका त्रिज्या मान लेते हैं कि R1 हुआ तो इसका त्रिज्या R2 मानिए। तो जब समान आकृति का रहेगा तो R1 बराबर R2 कह सकते हैं, R1 बराबर R2 कह सकते हैं। जब एगो बड़ा रहेगा एगो छोटा रहेगा तो R1 बड़ा रहेगा किससे, R2 से, और जब पहला छोटा रहेगा दूसरा बड़ा रहेगा तो लिखेंगे कि R1 किससे छोटा है, R2 से। यानी कि इस तरह का आपको कंसेप्ट बनता है। तो उम्मीद है आप लोग इस कंसेप्ट को अच्छे तरह से समझ चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि जब देगा कि जब वृत्त पहला माने वृत्त बड़ा हो तथा छोटा दूसरा वृत्त छोटा हो तो उसकी त्रिज्या में क्या समानताएं होगी, कि अंतर होगी, डिफरेंस होगी, क्या होगी, तो आपको बताना है। जब पहला बड़ा हो जाएगा तो R1 बड़ा कर देना है R2 से, जिस तरफ बड़ा होगा उस तरफ मुंह आपको खोल देना है। मान लेते हैं कि इस तरफ बड़ा होगा तो इस तरफ मुंह खोल देना है, इस तरफ बड़ा होगा तो इस तरफ मुंह खोल देना है, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं ग्रेटर देन लेस देन है कहलाता है, ठीक है, बड़ा छोटा। अब आते हैं प्रधान अक्ष के बारे में। प्रधान अक्ष के बारे में दर्पण में आप लोग प्रधान अक्ष कैसे जानते थे, मान लेते हैं कि ये दर्पण है, इसको इस तरह से किए और इसको बीच में काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि केंद्र से होकर जाने वाली, केंद्र से होकर तथा ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, वक्रता प्रधान अक्ष कहते हैं। जस्ट उसी तरह इसमें भी होता है, केंद्र से ध्रुव को पार करते हुए जाने वाली रेखा को वक्रता केंद्र प्रधान अक्ष कहते थे। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा कि ध्रुव के जगह पर हम लोग क्या माने हैं, तो ध्रुव के जगह पर हम लोग माने हैं क्या, वक्रता केंद्र, यानी कि ओ से सूचित करते हैं। तो वही होगा कि केंद्र से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए ये परिभाषा देखिए, परिभाषा क्या कर रहा है प्रधान अक्ष का, कह रहा है कि लेंस के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। यही ना लेंस हुआ, हम लोग का ये लेंस हुआ, हम लोग का ये लेंस हुआ, लेंस हुआ कि नहीं हुआ। अब इसके देखिए केंद्र से और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली या उससे होकर जाने वाली रेखा को वक्रता प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है इसको अच्छे तरह से आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब वक्रता केंद्र समझ लीजिए, वक्रता केंद्र क्या कर लिए, समझ लिए, ठीक है, वक्रता केंद्र समझ लिए। ये बीच वाला वक्रता केंद्र होता है, ये केंद्र होता है, केंद्र को होगा बाबू तो दो होगा, इसको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। तो जब प्रधान अक्ष समझ लिया तो अब फोकस के बारे में समझते हैं। फोकस कहता है कि लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे ही हम फोकस के नाम से जानते हैं या फोकस कहते हैं, ठीक है, उसे फोकस कहते हैं। अब समझिए, मान लेते हैं कि कोई लेंस है, यही लेंस हो गया, ठीक है, ये लेंस हो गया और इसका ये केंद्र हो गया C1 हो गया, यहाँ पर C2 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि कोई आपतित किरण, तो आपतित किरण ला रहे हैं, ठीक है, और आपतित किरण है तो यहाँ पर है प्रकाशी केंद्र, है कि नहीं है, यहाँ पर प्रकाशी केंद्र है, यहाँ से प्रकाशी केंद्र है, तो यहाँ पर आएगी जैसे ही, तो यहाँ पर आएगी तो आधार की ओर मुड़ेगी, जैसे कि कोई भी चीज़ आधार की ओर मुड़ती है, तो यहाँ पर आधार की ओर मुड़ेगी, तो यहाँ पर इधर मुड़ रही है, देखिए, तो जहाँ पर ये काट रही है उसी को हम लोग फोकस कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि प्रकाशी केंद्र तथा केंद्र के बीच के दूरी को, यानी कि समान दूरी को ही फोकस केंद्र कहते हैं, या जिस पर काटेगी उसको फोकस कहेंगे। या हम कह सकते हैं कि प्रकाशी केंद्र तथा केंद्र के एकदम बीचों बीच जो समान मात्रा में होता है उसे ही हम लोग फोकस करते हैं। तो उम्मीद है इस माध्यम से आप लोग समझ चुके होंगे। आइए फिगर के माध्यम से एक बार और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तल बनाया है, उत्तल लेंस, और यहाँ पर अवतल लेंस बनाया है। यहाँ पर कौन लेंस है, तो उत्तल लेंस है, यहाँ पर कौन लेंस है, तो अवतल लेंस है कि नहीं है। तो उत्तल लेंस में देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण भेज रहे हैं और जैसे ही प्रकाशी केंद्र पाया तो ये अपने आधार की ओर खींचेगा, तो जैसे ही प्रकाशी केंद्र पाएगा तो आधार की ओर खींचेगा
और आधार की ओर खींचेगा तो इधर काटेगा, और जहाँ पर ये काटा उसी को हम लोग फोकस बोलेंगे, जहाँ पर काटा उसी को फोकस बोलेंगे। चलिए आइए देखते हैं, ये उत्तल लेंस में देखें, अब अवतल लेंस में देख लेते हैं, ये अवतल लेंस में देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण विदा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रकाशीय केंद्र पर गए वो अपने आधार की ओर खींचेगा, आधार की ओर खींचेगा, तो इसका आधार तो नीचे की तरफ है, इसका आधार नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ है, इसका आधार कहाँ है, ऊपर की तरफ, यहाँ ना आधार है, इसका आधार नीचे था, यहाँ पर आधार था, लेकिन इसका आधार ऊपर है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ खींच दिया, तो देखिए यहाँ पर आया समानांतर और ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। लेकिन ऊपर चला गया तो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन हम कर सकते हैं ना कि ये कहीं ना कहीं मिलता होगा, कहीं ना कहीं मिलता होगा। तो जहाँ पर ही मिला, जहाँ पर मिला, क्योंकि काल्पनिक ये हो गया, इसमें वास्तविक हो रहा था और इसमें काल्पनिक हो गया, तो जहाँ पर मिला उसी को हम लोग एफ से नाम से जानते हैं, यानी कि फोकस कहेंगे। जहाँ पर मिला तो उसे एफ के नाम से जानते हैं। उम्मीद है इसको अच्छी तरह से आप लोग समझ चुके होंगे। अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट क्या करता है, इसको देखिए, कह रहा है कि जब एक लेंस में दो वक्रता केंद्र, दो वक्रता त्रिज्या, दो फोकस तथा तो दो फोकस दूरी होता है। अच्छा, ये पीछे हम बताए थे कि कोई भी लेंस हो, जैसे दर्पण में होता था कि एक केंद्र होगा, एक फोकस होगा, एक त्रिज्या होगा और एक फोकस दूरी होगा कि नहीं होगा। दर्पण में हम लोग क्या पढ़े थे, एगो केंद्र होगा, एगो फोकस होगा, एक का होगा, और फोकस के और यहाँ से फोकस से यहाँ पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो एक फोकस दूरी होगा, और केंद्र से पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं, यानी कि एक वक्रता केंद्र त्रिज्या होगा। यानी कि इतना चीज़ पढ़े थे, यानी कि दर्पण में सब एकक को हो रहा था, लेकिन जैसे ही लेंस की बात आएगी, जैसे ही लेंस की बात आएगी तो लेंस में सब दो दो हो जाएगा। देखिए कैसे दो हो रहा है। मान लेते हैं कि ये लेंस आपको बताते हैं कौन सा लेंस है, तो आप लोग कहिएगा कि अब तो जान गए हैं, ये है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हो गया क्योंकि बीच में चौड़ा है, किनारे में पतला है। अब देखिए केंद्र, एगो इधर केंद्र होगा, एगो होगा इधर केंद्र, ठीक है, तो C1 से इसको डिनोट करेंगे, और एगो होगा इधर केंद्र जिसको C2 से डिनोट करेंगे। हो गया। अब देखिए हम क्या बोले हैं कि कोई भी प्रधान अक्ष के समानांतर रेखा आएगी तो कहीं ना कहीं मिलेगी, तो जहाँ मिलेगी, मान लेते हैं कि इधर से आई, तो इधर से आई तो प्रकाशीय केंद्र से टकराई और यहाँ पर काट दी, तो यहाँ पर काट दी तो यहाँ पर F हो गया। और मान लेते हैं कि कहीं से यहाँ से आई तो यहाँ पर काट दी, ठीक है, तो यहाँ पर एक F हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि F1 या F2, या इसको कह सकते हैं 2F1 2F2, ठीक है, 2F1 2F2 कह सकते हैं। आगे इसकी चर्चा होगी, पूरा जब प्रतिबिंब बनेंगे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, बार बार हम बोलेंगे 2F1 और 2F2, C1 C2, ये सब जितना चीज़ बोलेंगे तो उतना चीज़ आप अच्छे तरह से इसको क्या करिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि देखिए इसमें दो केंद्र हो गया, एगो ये केंद्र, एगो ये केंद्र, दूगो। अब देखिए दूगो फोकस हो गया, दूगो फोकस हो गया। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। तो दूगो फोकस दूरी हो गया, और केंद्र से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को आर कहते हैं, तो आर भी दूगो हो गया, एक इस साइड एक इस साइड। तो यही कह रहा है कि एक लेंस में दो वक्रता केंद्र होता है, दो वक्रता केंद्र, दो वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, दो फोकस तथा दो फोकस दूरी होती है। इस चीज़ को अगर ऑब्जेक्टिव में भी आपको दे दे तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग अच्छी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं प्रकाशीय केंद्र के बारे में। प्रकाशीय केंद्र के बारे में तो हम लोग चर्चा कर लिए हैं कि प्रकाशीय केंद्र कौन होता है, इसको बीच में जो काटेगा और जहाँ प्रधान अक्ष काटे वहीं प्रकाशीय केंद्र होगा, यानी कि इसको ओ से सूचित करते हैं। लेकिन फिर भी इसका डिफिनीशन आया है तो समझ लेते हैं, ठीक है। कह रहे कि लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित, लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ के निर्गत हो जाता है, तो उसे ही प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। निर्गत मतलब समझ रहे हैं, निर्गत मतलब पीछे में चर्चा किए हैं, अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन। यानी कि एक आता है, मान लेते हैं कि यहाँ पर परावर्तित किरण हो रही है, ठीक है, सॉरी परावर्तित नहीं, आपतित किरण हो रही है, तो इसमें आपतन होता है, आपतित किरण हो रही है। अब उसमें क्या हो रहा था, दर्पण में परावर्तित हो रही थी, लेकिन इसमें अपवर्तित होती है, तो वही अपवर्तित किरण को ही हम लोग निर्गत किरण के नाम से जानते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी से टकराएगी, यानी कि इसमें प्रकाशीय केंद्र से टकराएगी और टकराने के बाद कहीं ना कहीं अपना मुख मोड़ेगी, जैसे ही मोड़ेगी तो उसको मोड़ने की क्रिया जो है या लौटने की क्रिया जो कहते हैं, घटना कहते हैं, उसी को निर्गत किरण के नाम से जानते हैं या अपवर्तन के नाम से जानते हैं। तो वही कह रहा है प्रकाशीय केंद्र, जिसे हम लोग ओ से सूचित करते हैं, इसको भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। यही है देखिए प्रकाशीय केंद्र,
यहाँ से यहीं है प्रकाशिक केंद्र, यहीं है प्रकाशिक केंद्र, ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, यहीं है ओ, देख रहे हैं ना कि ओ है, यहीं प्रकाशिक केंद्र है। मान लेते हैं कि कोई किरण समानांतर में आ रही है और ये प्रकाशिक केंद्र पे यहाँ पर आकर टकराई, और टकराने के बाद ये दिशा कहीं ना कहीं मोड़ेगी अपना। जब मोड़ेगी तो ये आती हुई प्रतीत होगी, तो यहाँ पर जहाँ काटेगी तहाँ फोकस होगा, लेकिन जहाँ से मोड़ रही है, जहाँ से मोड़ रही है उसी को हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब समझते हैं फोकस दूरी को। फोकस दूरी क्या है? कह रहा है कि लेंस के प्रारंभिक केंद्र और फोकस के बीच को, लेंस के प्रारंभिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये प्रारंभिक केंद्र क्या होता है? प्रारंभिक केंद्र नहीं, प्रकाशिक केंद्र। ये प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? तो प्रकाशिक केंद्र के बारे में अभी चर्चा किया है कि प्रकाशिक केंद्र ये होता है और फोकस ये होता है। इसके बीच की दूरी जो है इसको आर से हम लोग सूचित करते हैं। फिर यहाँ पर ये होता है और ये होता है, और इसके बीच की दूरी को हम लोग किससे सूचित करते हैं? आर से, एफ से सूचित करते हैं। एफ की बात हो रहा है ना, अभी त्रिज्या की बात नहीं हो रहा है। अभी किसका बात हो रहा है? अभी बात हो रहा है फोकस दूरी की, तो एफ से सूचित करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो फोकस दूरी क्या कहता रहा है बाबू? तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब एक चीज़ और इसमें समझ लीजिए, ऐसे चिन्ह परिपाटी में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि दर्पण में जिस तरह से आप लोग को पढ़ाए थे उसी तरह से इसमें भी चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी क्या होता है कि समझ लीजिए कि इसमें फोकस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। किस में? उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में फोकस पॉजिटिव होता है। यहाँ पर लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि उत्तल लेंस में फोकस पॉजिटिव होता है और अवतल लेंस में फोकस क्या होता है? निगेटिव होता है। अवतल लेंस में फोकस क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन दर्पण में उल्टा हो रहा था। दर्पण में देखिएगा उल्टा हो रहा था। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे अब किरणों का व्यवहार। किरणों का व्यवहार इस तरह देखेंगे कि मान लेते हैं कि जिस तरह दर्पण में देखे थे कि 3 गो किरण, मान लेते हैं कि ये कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है, और दर्पण प्रधान अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष के जो समानांतर आ रही थी किरण वो फोकस से होकर गुजर रही थी, उसमें भी जहाँ पर कट रही थी वो फोकस कहलाया। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्या हुआ कि दूसरा क्या होता था कि दूसरा जब सी से होकर आई तो सी पर लौट गई, सी से होकर आई तो सी पर लौट गई। और तीसरा एक कंडीशन और देखे थे कि जब कोई किरण प्रकाश पर फोकस पर आपतित होती है तो प्रधान अक्ष के समानांतर गुजर जाती है। यानी कि 3 कंडीशन हम लोग देखे थे। इसमें भी कंडीशन है, उसको देखिए, आइए क्या कह रहा है। पहला कंडीशन कह रहा है, देखिए पहला, ये आप समझिएगा तभी आप लोग का प्रतिबिंब बनाने में सुविधा होगी, क्योंकि कौन सा किरण कैसे आ रही है, उसका कहाँ पर जाएगी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रतिबिंब बनाने से पहले ये लोग नहीं समझते हैं और प्रतिबिंब समझ में नहीं आता है कि कैसे उसका किरण जा रहा है और कैसे कहाँ काटेगी। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समानांतर भेजी जाती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। अभी तो फिलहाल तुरंत अभी पढ़े हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से, देखिए प्रधान अक्ष यही ना है, प्रधान अक्ष यही ना हुआ है, और कलर चेंज कर रहे हैं। प्रधान अक्ष ये हो गया और प्रधान अक्ष देखिए समानांतर विदा कर रहे हैं, कोई किरण विदा कर रहे हैं, तो कहाँ टकराएगा? प्रकाशिक केंद्र के पास टकराएगा, क्योंकि उसमें टकरा रहा था पोल के पास या दर्पण से टकरा रहा था। लेकिन इसमें क्या? प्रकाशिक केंद्र के पास टकराएगा, और प्रकाशिक केंद्र के पास जो भी किरण टकराएगा तो हम बोले हैं कि अपने आधार की ओर खींचेगा। तो इसका आधार कहाँ है? मान लेते हैं कि उत्तल दर्पण है, तो इसका आधार कहाँ है? तो आधार देखिए इसका यहाँ पर है, यानी कि नीचे की तरफ, यहाँ पर आधार है, यहीं पर आधार है। इस तरह का त्रिभुज बन रहा है, देखिए यहाँ पर आधार है। लेकिन जैसे ही अवतल की अगर बात हम कर देंगे, अवतल में भी आधार की तरफ खींचेगा, लेकिन अवतल का आधार ऊपर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से इसका त्रिभुज, जिधर त्रिभुज बनेगा उधर उसका आधार बनेगा। तो अवतल में ऊपर त्रिभुज बनता है तो ऊपर आधार हो जाएगा, और उत्तल में नीचे त्रिभुज इस तरह से आकृति बनता है तो नीचे आधार हो जाएगा। ये आधार को अच्छे तरह से समझिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, अपने बिंदु पर आते हैं कि क्या कर रहा है कि प्रधान अक्ष के जैसे ही समानांतर विदा किए तो ये अपवर्तन होगा तो अपने आधार की ओर मुड़ेगा, यानी कि अपवर्तन होगा तो अपने आधार की ओर मुड़ेगा। और जहाँ पर ये काटेगा, जहाँ पर प्रधान अक्ष को काटेगा उसी को हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। जहाँ पर प्रधान अक्ष को काटेगा उसको फोकस के नाम से जानते हैं। तो अब एक चीज़ और आप लोग बतला दीजिए कि इसमें केंद्र कब होता है? तो आप लोग कहिएगा कि 2 गो केंद्र, कब 2 गो दोनों तरफ। फोकस कब होगा? तो फोकस भी दोनों तरफ होगा। पहले किरणों का व्यवहार अभी समझ रहे थे, इसलिए इसका चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। पहले किरणों का व्यवहार आप लोग समझिए कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा तो अपवर्तन के बाद जहाँ पर काटेगा,
जहाँ पर काटेगा प्रधान अक्ष को वहीं पर फोकस कहलाएगा। पहला किरण का व्यवहार समझ गया। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड किरण का। सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण को उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से भेजा जाता है, उत्तल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से भेजा जाता है तो बिना अपवर्तन के वो सीधे पार कर जाते हैं। जिस तरह दर्पण में हम लोग पढ़े थे, दर्पण में क्या पढ़े थे कि जब कोई सी से किरण भेजा जाएगा तो सी ए पर ही वापस लौट जाएगा, सी से भेजा जाएगा तो सी ए पर ही वापस लौट जाएगा। उसी तरह इसमें भी है, उसी तरह इसमें भी है। जब कोई किरण प्रकाशीय केंद्र से भेजा जाता है, प्रकाशीय केंद्र यही ना है, देखिए यहाँ से भेजा जा रहा है तो प्रकाशीय केंद्र से भेजा जाता है तो वो प्रकाशीय केंद्र पर ही क्या हो जाता है, लौट जाता है, यानी कि इसी पर लौट जाता है या पार कर जाता है। हम कह सकते हैं कि पार कर जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है तो पार कर जाता है। चलिए, तो प्रकाशीय केंद्र से भेजा जाता है तो क्या हो जाता है, ये किरण वहीं पर पार कर जाता है। ठीक है, ये दोनों में होगा, उत्तल और अवतल दोनों में होगा। ये नहीं है कि खाली उत्तल में हो रहा है, दोनों सेम कंडीशन में होगा। ठीक है, जिस तरह से दर्पण में हो रहा था उसी तरह इसमें भी होगा। यहाँ से विदा करेंगे अगर तो यहाँ पर पार कर जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में समझना है, एक में नहीं समझना है। ठीक, चलिए अब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति। तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति अब समझते हैं। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति को, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें भी जिस तरह से उसमें अवतल में ज़्यादा प्रतिबिंब बन रहा था, इसमें उत्तल में ज़्यादा, दर्पण में अवतल दर्पण में ज़्यादा प्रतिबिंब बनेगा और लेंस में उत्तल में ज़्यादा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो चलिए इस लेंस को कॉल वाले टॉपिक में इसको करेंगे, यानी कि अगले टॉपिक में हम कह सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि इसको पार्ट 4 में करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 तक हम पढ़ लिए, पार्ट 4 में इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में, उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इस कंसेप्ट को, क्योंकि वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते हैं, लंबा करने से क्या हो जाएगा कि आप नहीं देख पाएंगे उतना बड़ा बड़ा, और आपको रिवीजन करना है तो रिवीजन में ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा रहेगा तो जल्दी जल्दी रिवीजन आप लोग कर पाइएगा। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में होगा, नेक्स्ट क्लास में हम कह सकते हैं कि इसको पूरा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।